अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं आपका होस्ट अख्तर सईद प्रोग्राम हेल्थ एंड केयर के साथ आपके साथ मौजूद हूं और आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं जो कि बहुत डिफरेंट आप कह लें हाइजीन के हवाले से बात करेंगे और एज ए डेंटिस्ट काम कर रहे हैं डॉक्टर जमाल एच मेमन साहब, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट एंड तो कॉस्मेटिक और इम्प्लांटोलॉजिस्ट जो आप बता रहे हैं, ये कोई डिफरेंट फील्ड है या अभी इनोवेशन आई है इस फील्ड में? ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है इसके अंदर इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली जो है वो टाइटेनियम के छोटे से स्क्रूज होते हैं और जो कि बोन के अंदर, जॉ के अंदर जो है प्लेस किए जाते हैं। और टाइटेनियम की ख़ास बात ये होती है जिनको डेंटल इम्प्लांट्स कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बायोकम्पैटिबल होते हैं, मतलब दे बिकम पार्ट ऑफ द बोन। बोन के अंदर जाते हैं तो बोन उसको एक्सेप्ट करती है। ओके। तो जो है डेंटल इम्प्लांट जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मिसिंग दांतों को रिप्लेस करवाने के लिए और गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है पूरी दुनिया में। जिनके दांत मौजूद नहीं हैं या किसी वजह से उनके दांत झड़ गए हैं कैविटी की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो डेंटल इम्प्लांट्स आर द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस दैट टूथ। अच्छा, जैसे बताया डॉक्टर जमाल एच मेमन या जमाल हुसैन मेमन साहब, आपने पिछले 8 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ज़ाहिर आज हमारा जो टॉपिक है वो ओरल हाइजीन के हवाले से। तो मेरा जो पहला सवाल बनता है आपसे वो ये बनता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अ डेंटिस्ट क्या है? डेंटिस्ट देखें, डेंटिस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के अंदर। और डेंटिस्ट ना तो बीमारियों को जो है वो, ना ही बीमारियों को डेंटल प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करता है, उनको प्रिवेंट भी करता है। और डेंटल प्रॉब्लम्स को जो है देखें, सबसे पहले पेशेंट अगर आता है तो उनको एक किसी वजह से आता है कि डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है हमारे पास। वो डॉक्टर डेंटिस्ट जो होता है वो मुआयना करके बताता है डॉक्टर कि आपके मुंह के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं और ये इनका सॉल्यूशन है। और वो उनको ये भी बताता है कि भाई आपने किस तरीके से जो है बीमारियों को प्रिवेंट करना है। जो दांतों की ख़तरनाक बीमारियां होती हैं, मसूड़ों की जो बीमारियां होती हैं, मुंह की बीमारियां होती हैं, उनसे प्रिवेंट कैसे करना है, उनको बचाना कैसे है। तो और दूसरी बात ये कि डेंटिस्ट जो है देखें, अगर मुँह की सफाई अच्छी होगी तो ओवरऑल जो है हेल्थ इंसान की अच्छी होती है। और इसके अलावा जो है इस तरह की हैबिट्स जैसे स्मोकिंग हो गया या जो है पान, छालिया, गुटखा, इस तरह की जो चीज़ें हो गई, डेंटिस्ट जो है उनसे भी जो है पेशेंट को बताता है, उनके नुकसानात बताता है कि पान से, छालिया से, उन चीज़ों से क्या नुकसानात होते हैं। तो सोसाइटी में एक बहुत अहम रोल किरदार करता है डेंटिस्ट। इसके अलावा दांतों को खूबसूरत बनाना, पर्सनैलिटी को खूबसूरत बनाना, क्योंकि देखें दांत चेहरे का बहुत अहम हिस्सा है और इंसान जब किसी से बात करता है तो चेहरे का सबसे जो मेन जो हिस्सा आता है, कहूँगा चेहरे का दरवाज़ा है। चेहरे का दरवाज़ा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरवाज़ा अच्छा होगा तो फिर आदमी को अंदर जाने का मौका मिलेगा या तजस्सुस होगा कि मैं इसमें जाऊँ, इस घर में जाऊँ। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो जाहिर सी बात है, इंसान के जब दांत खूबसूरत हो गए तो इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी खूबसूरत बनेगी, इंसान को जो है वो कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा लाइफ के अंदर, एक सेल्फ इस्टीम जो है उसकी अच्छी होगी। तो डेंटिस्ट जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम इसी में से एक सवाल निकलता है कि बहुत से लोगों को बड़ी बैड स्मेल आती है, मतलब ऑर्डरलेस स्मेल होती है ना वो, तो उससे भी बड़ा इरिटेशन होती है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी चीज़ें दब जाती हैं या लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो बैड ब्रेथ है जिसको हेलिटोसिस कहा जाता है हमारी ज़बान में, वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और ये ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर किसी करीबी दोस्त को भी जो है वो ये प्रॉब्लम फेस करना हो तो उसका दोस्त उसको कहेगा नहीं कि यार आपके मुंह से बदबू आ रही है। बिल्कुल, वो शर्म के मारे जो है वो खामोश रहते हैं। तो पर्सनैलिटी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है इसका। इसकी जो है सबसे कॉमन वजह ये है कि हमारे ज़बान के पीछे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि मुंह के अंदर बदबू पैदा करते हैं। तो ब्रशिंग के साथ साथ जो है वो ज़बान को भी क्लीन करना चाहिए। और सेकेंडली ये कि जो मुंह की जो ओरल हाइजीन है, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स आखिर में देंगे। अच्छा, हाँ, कि जो है इनको जो है कैसे जो है हमने प्रिवेंट करना है। अच्छा, अब दूसरा सवाल हम कर लेते हैं इसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ अ डेंटिस्ट क्या होनी चाहिए, मगर आप क्या समझते हैं? देखिए, डेंटिस्ट जो है ना वो मैं ये कहूँगा कि डेंटिस्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डॉक्टर, एन इंजीनियर एंड एन आर्टिस्ट। तो क्योंकि देखें डेंटिस्ट जो है वो डेंटिस्ट्री के अंदर आर्टिस्ट्री भी आती है, इंजीनियरिंग भी आती है और जो है डॉक्टर तो वो होता ही है, जाहिर सी बात है। तो डेंटिस्ट की सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्किल होती है वो कम्युनिकेशन स्किल होती है। कम्युनिकेशन जो है इट शुड बी क्लियर, बिल्कुल पेशेंट और डॉक्टर के दरम्यान में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब
दूसरी बात ये है कि देखिए डेंटिस्ट के पास हर किस्म का पेशेंट आता है, छोटा सा बच्चा भी आएगा 6 महीने का, और जो है 60 साल का जो है वो एक जो है बुज़ुर्ग भी आएंगे, और जो है मिडिल एज पेशेंट भी आएंगे, मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे। हर किस्म की हर कैटेगरी के लोग आते हैं डेंटिस्ट के पास। तो डेंटिस्ट जो है अपने डेंटिस्ट को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो हर किस्म के जो है लोगों को कैटर कर सके, उनसे कम्युनिकेट कर सके, उनको जो है ट्रीट कर सके। सेकंड ये है कि जो मैनुअल डेक्सटेरिटी का मतलब कि डेंटिस्ट का जो हाथ है वो इतना अच्छा, इतना लाइट होना चाहिए कि वो जब कोई काम करे तो पेशेंट को उसका दर्द फील ना हो, ठीक है ना। अगर वो इंजेक्शन लगा रहा है तो वो बिल्कुल पेनलेस तरीके से इंजेक्शन लगाए। अगर वो दांत निकाल रहा है, रूट कैनाल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि पेशेंट को जो है वो पेशेंट शुड फील कंफर्टेबल। अच्छा, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग मैं ये कहना चाहूँगा कि डेंटिस्ट की जो सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल है उनमें से एक है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये है कि पुट योरसेल्फ इन हिज शूज। जी 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 एग्जैक्टली, थिंकिंग इज दैट। ऐसा ही है कि डेंटिस्ट को जो है या किसी भी डॉक्टर को मैं कहूँगा कि पेशेंट का दर्द समझना चाहिए, कि पेशेंट जो है जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है उसका एक तो गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। दूसरा ये है कि पेशेंट को जो है ना, पेशेंट का दर्द समझना चाहिए कि पेशेंट किस कंडीशन में है। देखिए हर कोई, ठीक है महंगा इलाज होता है डेंटिस्ट्री का, लेकिन हर कोई जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए डेंटिस्ट के अंदर कि जो है अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको जो है वो कम पैसों में डिस्काउंट देके या उनका जो इवन फ्री में भी इलाज किया जाए। दूसरा ये है कि डेंटिस्ट जो है ना वो देखें, एक डेंटल क्लिनिक में अगर डेंटिस्ट काम करता है वो मैनेजर भी है, उसने जो है असिस्टेंट को भी संभालना है, उसने जो है रिसेप्शनिस्ट को भी संभालना है, लैब से भी कम्युनिकेट करना है, डेंटिस्ट ने जो है वो पेशेंट से भी कम्युनिकेट करना है, अपने एसोसिएट से भी कम्युनिकेट करना है। तो एक मल्टीपल जो है वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डेंटिस्ट के अंदर इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए कि इन सारे लोगों को जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज कर, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए डेंटिस्ट के अंदर। यानी ओवरऑल उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत सारी फैक्टर्स के बाद एक अच्छा डेंटिस्ट बनता है। जी जी जी। तो मेरा अगला सवाल भी यही था कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ गुड डेंटिस्ट? डेंटिस्ट जो है वो अगेन देखें, गुड डेंटिस्ट का तो मैं ये कहूँगा ही शुड बी ऑनेस्ट विद हिज पेशेंट्स। एग्जैक्टली। और कहते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ते तो आ ये रहे सिर्फ किताबों तक नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी बहुत जो है सच बात है। और जो है हमारे दिन में भी ये बताया गया है कि भाई ऑनेस्टी के साथ काम लेना चाहिए। बिल्कुल। ऑनेस्टी में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके अंदर ये भी आता है कि आप जो है वो पेशेंट के साथ सच बोले, पेशेंट से कोई चीज़ छुपाए ना। अगर उनको जो प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं मानता उस सॉल्यूशन पे, अगर आपने एक सॉल्यूशन पेशेंट को दिया कि भाई ये सॉल्यूशन है, आप सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दें और पेशेंट के बजट के लिहाज से दें, ठीक है। अगर पेशेंट कहता है कि नहीं सर मेरा ये बजट नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप उससे कम बजट वाला दें, फिर उससे कम। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए हर किस्म के लोगों को कैटर करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि डेंटिस्ट के अंदर जो है ना नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में, ठीक है ना। स्पेशली जो है जो उनकी स्पेसिफिक फील्ड है उनके बारे में, क्योंकि डेंटिस्ट्री मॉडर्न फील्ड है, मैं इसको ये कहूँगा। आज से 5 साल पहले जो डेंटिस्ट्री थी अब वो डेंटिस्ट्री नहीं रही है। हमने जो डेंटिस्ट्री पढ़ी थी वो अब डेंटिस्ट्री फॉलो नहीं होती है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखिए डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं मटेरियल्स बहुत किस्म के, मॉडर्न मटेरियल्स, मॉडर्न मशीनरी, एडवांस चीज़ें हो गई हैं, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो डेंटिस्ट को अपने लिहाज से जो है अपग्रेड करना चाहिए उसके लिहाज से। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा कि जैसे आजकल जो है सोशल मीडिया का ध्यान बहुत बढ़ गया है, तो जो अपने केसेस हैं डेंटिस्ट वो भी जो है अपने जो है जो उसको अच्छे से फोटोग्राफी करके डॉक्यूमेंट करके वो प्रेजेंट करते हैं। यानी बिफोर और आफ्टर वाली जो बिफोर और आफ्टर वाली मुझे पहले पेशेंट जब आया था तो ये कंडीशन थी, अब मैंने जब ट्रीट किया तो ये आए और मैंने ये प्रोसीजर फॉलो किया या ये टाइम फ्रेम था, तो ये सही बात है। मतलब एक विन विन पोजीशन पे बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। और अगर आप किसी नए पेशेंट से बात कर रहे हैं तो वो कन्विंस करने में भी इजी होता है कि भाई मेरे पास ये आया था केस और ये सेम आपका केस यही है और इस तरह से आपकी ट्रीटमेंट होगी। पेशेंट्स देखते हैं कि भाई अब मिसाल के तौर पर स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, अब पेशेंट को समझ में नहीं आता, हालांकि हम बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट की ज़बान में समझाते हैं कि भाई स्केलिंग में ये होगा।
उसके बाद भी जो है पेशेंट का जो चेहरा होता है वो ऐसा लगता है कि भाई इनको समझ में नहीं आ रही वो चीज़। तो फिर हम इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। हम अपने लैपटॉप वो से टूल्स जो है ना, वो टूल्स आपको कन्विंस करने में ईजी करती जी जी ऐसा ही है। उसके बाद नॉलेज है, जाहिर सी हाँ। बात है पेशेंट को भी नॉलेज होती है कि यार हाँ मैंने अपने दांतों की सफाई रखनी है, हम्म। मैंने स्केलिंग पॉलिशिंग करवानी है, डेंटिस्ट के पास विजिट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ तो हैं। काउंसलिंग आ गई ना, फिर उसको काउंसलिंग करनी है, उसको बिठा के जी समझाना कि भाई ये आपके लिए बेहतर है। जी 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 और अगर आप इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करते हैं तो जैसा आपने कहा कि हम उसको पे पैकेज दे देते हैं, ये पैकेज भी है, ये भी है, ऑप्शंस दे देते हैं मतलब, जी ताकि वो कहीं ना कहीं जाके सेटिस्फाई हो जाए और उसका वो जो सर्टन डिजीज़ की तरह आ रहा है जी तो वो क्योर हो जाए। ऐसा ही ऐसा। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं कि भाई सवाल ये भी बनता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन, मतलब आप ज़ाहिर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी एक है तो बात छोटी सी, लेकिन इसमें बड़ा कूजे में कहते हैं समंदर कूजे में बंद है इस सवाल के अंदर। तो ओरल हाइजीन से क्या मुराद है? ओरल हाइजीन का मतलब मुंह की सफाई, ठीक है। मुंह की सफाई की क्या अहमियत है? देखिए मुंह की सफाई की उतनी ही अहमियत जिस तरह आप लोग रोज़ जो है नहाते हैं, ठीक है, अपनी जो है वो पर्सनल जो है हाइजीन का ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से मुंह की जो हाइजीन है उनका भी जो है ख्याल रखना चाहिए। और अक्सर व बेशतर लोग जो है वो सिर्फ एक टाइम ब्रश करते हैं, कभी ब्रश करते हैं कभी नहीं करते। उनके जो है वो गम्स से अगर गम्स ब्लीड करने लगते हैं तो छोड़ ब्रश करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये देखा है मैंने। तो कोई पेन होता है तो तो छोड़ वो देते जो हैं। है कुछ सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मेडिकल स्टोर से जाके कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स और जो है कोई ना कोई पेन किलर खा लेते हैं, डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करते। उससे मसला ये होता है कि जो मसला जो है ना वो बढ़ता है, क्योंकि डेंटिस्ट्री में जो है वो ज़्यादातर जो मसले का हल दवाइयों में नहीं होता, वो डेंटिस्ट के पास आपको विज़िट करना पड़ता है। डेंटिस्ट के पास आप विज़िट करेंगे, डेंटिस्ट जो है वो प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन बताएगा और फिर आपको बताएगा कि इस प्रॉब्लम से आगे जाके उस प्रॉब्लम से प्रिवेंट कैसे होना है, आपने बचना कैसे है। तो मुंह की सफाई की अहमियत भी इसी तरीके से है। आपने जो है वो मुंह की सफाई आपकी बेहतर होगी तो आपकी जो है ओवरऑल जो है लाइफ अच्छी होगी, आपकी जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी होगी और जो है आपकी पर्सनैलिटी में एक समझे कि 4 चाँद लग जाएंगे। तो ओरल हाइजीन जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि मुंह की सफाई जो है वो की क्या इंपॉर्टेंस है। बाकी ये है कि जो मुंह की सफाई कैसे रखनी है वो भी इंशाल्लाह आपको अभी कुछ सवालों के बाद मैं बताऊंगा कि। अच्छा, फिर सवाल ये बनता है कि आजकल जो ट्रेंड है डेंटिस्ट्री में वो क्या है? करंट ट्रेंड ऑफ इन डेंटिस्ट्री क्या है जो चल रहा है आजकल? ठीक है, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले कि डेंटिस्ट्री एक मॉडर्न फील्ड है, ठीक है ना। तो मॉडर्न फील्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर डिफरेंट जो है वो मशीन्स आ गई हैं, डिफरेंट तरीके के प्रोसीजर्स आ गए हैं जो कि डेंटिस्ट्री को लेस पेनफुल, लेस स्ट्रेसफुल इस तरह बनाते हैं। ठीक और है। सबसे जो कॉमन मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे कॉमन तो देखिए कैड कैम डेंटिस्ट्री जो आजकल कैड कैम, कैड कैम CAM, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये डेंटिस्ट्री में नहीं दूसरी फील्ड्स में भी जो है वो इस्तेमाल होता है। कैड कैम का मतलब जो डेंटिस्ट्री में जो है वो इस तरीके से मतलब है कि मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल दूं कि किसी ने क्राउन बना, दांत के ऊपर कैप बनाना है, तो जो है डेंटिस्ट के पास जाएगा। डेंटिस्ट जो है दांत की थोड़ी सी घिसाई करके उसकी रीसाइजिंग करके तो उसका जो है वो एक मटेरियल से नाप लेता है। तो अब आजकल जो है ना डिजिटल इंप्रेशन आ गया है। डिजिटल इंप्रेशन में क्या होता है कि इंट्राओरल स्कैनर होता है, वो जो है आप पेशेंट के माउथ के अंदर जो है वो इंट्राओरल स्कैनिंग करेंगे और पूरी जो पेशेंट का जो माउथ होगा वो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। उसकी जो इमेज होगी 3D इमेज वो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। अब कंप्यूटर के अंदर आने का फ़ायदा ये है कि वो जो आप जो है इसको अच्छे तरीके से जो है प्लान कर सकते हैं अपनी प्रोसेसेस, जो भी आप क्राउन लगाएंगे या ब्रिज लगाना है या कुछ भी लगाना है आपने, उसको अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, उसको जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि भाई हमने ये शेप रखनी है। फिर आप पेशेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं सर दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट, इस तरीके के रिजल्ट हम आपको देंगे। तो पेशेंट उस पर कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे इस तरीके की शेप चाहिए या ये अच्छी शेप है या और बेहतर की जाए। तो उसकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वो जो है आसान हो जाता है। फिर ये तो डिज़ाइनिंग हो गई यहाँ तक। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? मैन्युफैक्चरिंग ये होता है जब लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन या जो डेंटिस्ट होता है वो डिज़ाइनिंग कर लेता है उस क्राउन का या ब्रिज का, तो वो उसके जो है ना 3D प्रिंटिंग के लिए दे देता है। अब 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, एक मिलिंग मशीन होती है। मिलिंग मशीन क्या करती है, उस क्राउन को जो है वो जो कंप्यूटर के अंदर जो जिस तरीके से उसने जो है डिज़ाइन किया था वो उसी को जो है फिज़िकल फॉर्म में ले आते हैं।
तो कैट कैम डेंटिस्ट्री की एक छोटी सी एप्लीकेशन ये मैंने आपको बताई, इसकी जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है लेज़र्स का इंट्रोडक्शन डेंटिस्ट्री में वो अभी चंद साल हुए हैं पाकिस्तान में। तो लेज़र डेंटिस्ट्री में ये होता है कि लेज़र्स एक तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज़ होते हैं, ठीक है। आपने मिसाल के तौर पे कैविटी रिमूव करनी है, डेंटिस्ट जो अपने हैंड पीस से कैविटी रिमूव करता था, अब ये ट्रेंड आ गया, या अब मैं ये बोलूँगी एडवांसमेंट आ गई है कि लेज़र्स से कैविटी रिमूव कर सकते हैं आप। कुछ छोटी मोटी सर्जरी हो, माइनर सर्जरीज, वो आप लेज़र से कर सकते हैं। पेन रिलीव कर सकते हैं, रूट कैनाल के बाद जो है लेज़र से जो है उसको थेरेपी करके जो है पेन को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा गम लेंथनिंग जो है, क्राउन लेंथनिंग जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं, गम्स की साइज़ को थोड़ा सा दांत की साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना, उसके अंदर गम्स को थोड़ा सा कट कर देते हैं, जिंजिवेक्टमी कहते हैं हम उसको, तो वो लेज़र्स के थ्रू किया जाता है। जिनके ब्लैक गम्स होते हैं सिगरेट की वजह से या बचपन की मेलानिन की एक्स्ट्रा डिपोजिशन की वजह से, जिनके गम्स ब्लैक हो जाते हैं, इस तरीके से स्किन जो डर्माटोलॉजिस्ट वो मोल को रिमूव करते हैं, इसी तरीके से गम्स को जो है वो भी हम जो है रिमूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ब्रेक का टाइम हो गया है। हाँ तो नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हाँ तो डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। अच्छा, तो हम जो है ब्रेक से पहले बात कर रहे थे करंट ट्रेंड्स इन डेंटिस्ट्री के, डेंटिस्ट्री में करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं, करंट जो है वो क्या एडवांसमेंट आई है। मैंने आपको जो है लेज़र्स के बारे में बताया, कैट कैम डेंटिस्ट्री के बारे में बताया। इसके अलावा जो है मैं जो तीसरी जो पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है वो है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब वगैरह पे जो है जो डेंटिस्ट हैं आजकल वो अपनी जो है वो केसेस प्रेजेंट कर रहे होते हैं, पेशेंट को दिखा रहे होते हैं, पेशेंट को समझा रहे होते हैं, डिफरेंट वीडियोस बना रहे होते हैं कि जो है इस तरीके से हमने प्रोसीजर किया, बिफोर ये रिज़ल्ट था, आफ्टर रिज़ल्ट था। उसके अंदर जो डेंटल फोटोग्राफी एक टोटली न्यू फील्ड जो है वो जनरेट हुई है, जो कि पाकिस्तान में तो अभी इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन ये कि बाहर ममालिक में बहुत ज़्यादा इसका रुझान है डेंटल फोटोग्राफी। उसके अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी होती है दांतों की, और डिफरेंट प्रोसीजर्स की वीडियोस बनती हैं। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें। तो दीज आर द करंट ट्रेंड्स व्हिच आर बीइंग फॉलोड इन डेंटिस्ट्री। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि जो डेंटिस्ट्री में आपको पता है डिजीज़ बहुत सारी हैं, तो कॉमन डिजीज़ क्या है डेंटिस्ट्री में? देखिए, कॉमन डिजीज़ सबसे कॉमन तो दांत में कीड़ा लग जाना है, दांत सड़ जाना, डिके जिसे हम कहते हैं जी, डिके टूथ कहते हैं या कैविटी कहते हैं, केरीज कहते हैं, डेंटल केरीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा कॉमन तो यही है। उसके बाद जो है मसूड़ों का सूज जाना या मसूड़ों में से ब्लड आ जाना, जिंजिवाइटिस कहा जाता है इनको, या गम डिजीज़ कहा जाता है। जिंजिवाइटिस को अगर ट्रीट ना किया जाए, अगर वो जो है अगर आप सेल्फ मेडिकेट करेंगे और डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करेंगे, तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते फिर गम्स सूजने के साथ साथ जो है जो दांतों की जो सपोर्ट होते हैं, दांतों के अराउंड जो हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, हड्डी घुलना शुरू हो जाती है। हड्डी घुलना शुरू हो जाती है तो फिर जो है दांत लूज़ हो जाता है, दांत लूज़ होने लग जाता है, दांत गिर जाता है। तो दीज आर द कॉमन थिंग्स, कॉमन डिजीज़ विच आर प्रेजेंट इन डेंटिस्ट्री। अच्छा, सेकेंडली ये है कि दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, दांतों में गैप होना, दांत आगे पीछे होना, ठीक है, ये भी आजकल जो है बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हो चुकी हैं। और यंगस्टर्स स्पेशली 18 साल से लेकर 23 साल के जो यंग जो है लड़के और लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कंसर्न होते हैं। इनके अलावा जो है देखिए, खूबसूरत दिखना तो हर इंसान का हक है और हर इंसान को खूबसूरत दिखना चाहिए, तो इसका कोई एज कंसर्न नहीं होता। अक्सर वो बेशतर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 60 ईयर्स के, डॉक्टर साहब अब सामने का दांत मिसिंग है, उनका सामने का दांत नहीं है। अब हम कहते हैं सर आप दांत लगवा लें, आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। डॉक्टर साहब हमारी कितनी उम्र रह गई है? तो अब ये जो जब सुनते हैं ना हम परेशान हो जाते हैं कि यार, मतलब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है। 60 साल का जो आदमी है वो भी जो है उसको नहीं पता कि अल्लाह ताला के पास कब जाएगा। इसी तरह 18 साल का जो लड़का है उसको भी नहीं पता अल्लाह ताला के पास कब जाए, तो इस चीज़ से तो रिलेटेड नहीं है। सेकेंडली ये कहते हैं कि खूबसूरत दिखना हर इंसान का हक है, तो इंसान चाहे 60 साल का 100 साल का हो, ही शुड लुक ब्यूटीफुल। दूसरी जो है करंट बीमारी जो बहुत ज़्यादा जो है कॉमन बीमारी है डेंटिस्ट्री में,
वो ये है कि मिसिंग दांत, एक्सक्यूज मी, मिसिंग दांतों को जो है वो अहमियत नहीं दी जाती। जिनके दांत मौजूद नहीं होते वो जो है ऐसे ही काम चलाते हैं, कहते हैं हमारे तो 32 दांत हैं, हमारे तो 28 दांत हैं, तो हम जो है उनके बगैर भी काम, एक दांत निकला है तो हम तो काम चला सकते हैं। यूज्ड टू हो जाते हैं वो, यूज टू भी हो जाते हैं, पर एक साइड अगर उन एक साइड से नहीं खाते तो दूसरी साइड से खाने लग जाते हैं, तो इसका नुकसान ही होता है। देखिए जब दांत ना एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ये ऊपर का दांत है, एक नीचे का दांत है, मिसाल के तौर पे ये नीचे का दांत रिमूव हो गया है, तो ऊपर का दांत ना ये कुछ टाइम के बाद ये नीचे आने लग जाता है। दांत एक दूसरे को बैलेंस करता है, जब बैलेंस आउट हो जाता है तो अपना बैलेंस बरकरार करने के लिए ये नीचे चले जाते हैं। जब ये दांत नीचे चले जाते हैं, अगर उनको टाइम पे नीचे वाले दांत को रिप्लेस नहीं करवाया गया तो जाहिर सी बात है जो ऊपर वाला दांत है इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, बाइट कोलैप्स हो जाएगी, पेशेंट की जो दांत मिलने की जो सलाहियत होती है उसको ऑक्लूजन कहा जाता है, तो ऑक्लूजन पेशेंट की ख़राब होगी। इसी तरीके से ये बराबर ये दांत इस तरीके से ना, ये अगर ये दांत निकल गया तो ये दांत जो है ये भी टेढ़ा होने लग जाता है, तो पेशेंट की एक साइड जो है ना वो काम की नहीं रहती, पेशेंट फिर दूसरी साइड से खाता है। अब दूसरी साइड में भी ये प्रॉब्लम आ गया, फिर भी उसने मिसिंग दांत को रिप्लेस नहीं करवाया, दूसरी साइड पर भी ये प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते, अच्छा इसको 6 महीने साल नहीं लगते, इसको काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। जैसे ही मिसिंग दांत रिप्लेस हुआ ना, फ़ौरन उसको जो है मिसिंग दांत हुआ तो फ़ौरन उसको रिप्लेस करवाना चाहिए, उसके अंदर देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जैसे अभी बात कर रहे थे, सवाल ये बनता है कि ब्रेसेस हमने बड़ा सुना है कि भाई अगर आपके दांत टेढ़े हैं या क्राउडेड टीथ हैं, आगे आगे पीछे हैं, तो आप ब्रेसेस लगा लें और साल 1.5 साल तक की उसकी लाइफ होती है, उसके बाद वो जो है वो दांत जो है अपनी शेप में आ जाते हैं जी, और आपका चेहरा अच्छा नज़र आता है जी। तो इसमें एक नया चीज़ आई है, वो है इनविजिबल ब्रेसेस, उसके बारे में कुछ? जी, अच्छा, इनविजिबल ब्रेसेस जो है वो बिल्कुल इनविजिबल तो मतलब नहीं होते, मैं ये कहूँगा लेस नोटिसेबल होते हैं। मतलब अगर मैंने भी पहने हुए हैं इनविजिबल ब्रेसेस तो शायद आप इतना ज़्यादा नोटिस ना करें, ठीक है। तो उसको जो है टर्म दी गई है इनविजिबल ब्रेसेस या इनविजिबल अलाइनर्स। बेसिकली अलाइनर्स होते हैं या रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं या क्लियर अलाइनर्स भी कहा जाता है, उनके बहुत सारे नाम हैं। तो ये बेसिकली प्लास्टिक टाइप के मटेरियल होता है, उसकी ट्रेज होती हैं, एक सीरीज़ ऑफ अलाइनर्स होते हैं, अलाइनर नंबर 1, अलाइनर नंबर 2, 20 अलाइनर्स भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 40 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। तो फ्लेक्सिबल होते हैं, इजी टू वेयर होते हैं, वो पेशेंट ने जो है पहनना होता है। जिस तरीके से जो तार वाले ब्रेसेस होते हैं वो तो फिक्स्ड हो जाते हैं ना, डेंटिस्ट लगाएगा, डेंटिस्ट उतारेगा, ये पेशेंट ने खुद लगाना है, पेशेंट ने खुद उतारना है, ठीक है। और एक सीरीज़ ऑफ अलाइनर्स होती है, हर अलाइनर दूसरे अलाइनर से जो है वो टाइट होता है, थोड़ा मॉडिफाइड होता है, ठीक है ना। अलाइनर नंबर 1 जो है वो डिफरेंट होगा, अलाइनर नंबर 2 डिफरेंट होगा, हर अलाइनर के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही होगी दांतों की, ठीक है ना। तो अलाइनर्स क्या करते हैं, जो टेढ़े दांत होते हैं उनको सीधा करते हैं, दांतों में गैप्स को ख़त्म करते हैं, आगे पीछे दांत होते हैं उनको सेट करते हैं, तो पेशेंट की जो स्माइल होती है वो बेहतर होती है इवेंचुअली। तो अलाइनर्स को इंट्रोड्यूस हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अलाइनर्स भी आप कह लें कि एक जो है करंट ट्रेंड्स कह लें, क्योंकि अलाइनर को इंट्रोड्यूस हुए हार्डली जो है वो 10 ईयर्स हुए होंगे पाकिस्तान में। तो ये है इनविजिबल, दैट्स ऑल अबाउट इनविजिबल अलाइनर्स। अच्छा, अभी एक टर्म हमें बड़ी सुनने को मिलती है जब भी हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो है रूट कैनाल। अब रूट तो समझ में आती है, अब कैनाल और ये पूरा एक प्रोसेस, तो क्या चीज़ है रूट कैनाल और आप क्या समझते हैं इसका क्या? देखिए इसका पूरा नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट या RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। और देखिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट समझाने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि दांत जो है ना उसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। अगर ये दांत है इसको हम यहाँ से कट करें और आपको ये दिखाएं तो दांत के ऊपर जो ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है वाइट लेयर, जो मुंह के अंदर नजर आ रही है, इसको कहते हैं इनामल, ये वाइट लेयर होती है। उसके बाद उसके जो नीचे लेयर आती है वो होती है डेंटिन, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाली लेयर होती है ना वो होता है पल्प। पल्प के अंदर दांतों की नर्व्स होती हैं, दांतों की जो वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ, और दांतों की जो नर्व सप्लाई होती है वो उसमें होती है। अच्छा, दांत के ऊपर कोई भी जो है वो इंजरी हो जाए, चाहे वो कैविटी की वजह से हो, चाहे वो हीट की वजह से हो, चाहे वो कोल्ड की वजह से हो, चाहे दांत को जो है वो दांत आप गिरने की वजह से दांत टूट गया हो, या किसी भी किस्म की इंसल्ट हो दांत के, तो दांत की जो नर्व्स होती है ना वो अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। सबसे मोस्ट कॉमनली अगर कैविटी लगे, क्यों कहते हैं कि भाई डेंटिस्ट के पास आप 6 महीने बाद विजिट करें, वो इसीलिए कहते हैं कि जब कैविटी लगती है दांत में तो पेशेंट को पता नहीं होता, पेशेंट को पेन नहीं होता जब तक वो नर्व के पास नहीं चली जाती। जब नर्व के पास आने लगती है कैविटी, फिर पेशेंट को पेन होता है, फिर पेशेंट
फिर पेशेंट क्या करता है, सेल्फ मेडिकेट करता है। अब तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में ये होता है कि दांतों की जो नर्व्स एंड वेसल्स होती हैं उनको क्लीन किया जाता है। बेसिकली जो इन्फेक्टेड नर्व्स एंड वेसल्स होती हैं, जो दांतों की देखें रूट्स होती हैं, मिसाल के तौर पे सिंगल रूट भी होती है, मल्टी रूटेड भी दांत होते हैं, तो उन नर्व्स एंड वेसल्स को क्लीन किया जाता है। उन नर्व्स एंड वेसल्स को जो है साफ़ किया जाता है, उनको शेप किया जाता है, उनके अंदर से जो डिजीज़ होती है उनको रिमूव किया जाता है, इन्फेक्टेड पोर्शन को रिमूव किया जाता है। उसके बाद जो है रूट की फिलिंग करते हैं। जब रूट की क्लीनिंग करके, शेपिंग करके, फिर रूट की फिलिंग करते हैं। एक स्पेशल मटेरियल होता है, उससे रूट की फिलिंग करते हैं। उसके बाद दांत को रेस्टोर किया जाता है, दांत की फिलिंग की जाती है। फिर दांत को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैनाल के बाद स्पेशली, तो उसको जो है उसके ऊपर कैप लगाया जाता है ताकि दांत जो है वो लंबे अरसे तक चल जाए। तो ये कहते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट, या जिसको नस की सफाई भी, दांतों की नस की सफाई भी बोलते हैं। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं। अच्छा, जैसे ओरल हाइजीन की हम बात करें तो ओरल हाइजीन तो खैर बहुत बड़ा टॉपिक है। जी अभी आपने बात की कि ब्रश जो है उसकी बड़ी अहमियत है। जी तो हमने एक सुना है, एक चीज़ होती है मिसवाक जी भी जी लोग यूज़ करते हैं। उन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की क्या, आप क्या कहेंगे कि कौन सी चीज़ बेहतर है? देखिए, मिसवाक तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो ब्रश की भी अपनी अहमियत है। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं और दोनों चीज़ें करनी चाहिए। मिसवाक एक जो है नेचुरली अकरिंग मटेरियल होता है जो कि ब्रश करने के काम आता है। जब ब्रश ईजाद नहीं होता तो मिसवाक होता था। अब जो है ब्रश है, मिसवाक के अंदर एक ऐसे ख़ास केमिकल्स होते हैं जो मसूड़े को मजबूत करते हैं, दांतों को मजबूत करते हैं, मसूड़ों की बीमारियों से बचाते हैं, दांत की बीमारियों से बचाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जो है आप मिसवाक भी करें, लेकिन मिसवाक के साथ साथ आप ब्रश भी करें। अच्छा, ब्रशिंग के बारे में ये कहेंगे, देखिए जो मैं आपको छोटी सी टिप्स भी दे देता हूँ। ब्रशिंग जो है कम से कम 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ता करने के बाद। नाश्ता करने के बाद? जी, अक्सर और बेशतर लोग ये कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब हम तो नाश्ता करने से पहले ब्रश करते हैं, हमें तो बचपन से ये सिखाया गया है। लेकिन जो सही तरीका ये है कि रात को सोने से पहले अगर आप ब्रश करते हैं तो सुबह जब आप नींद से उठेंगे आपका मुंह पूरा क्लीन होगा, कोई इसके अंदर फूड पार्टिकल, फूड डेबरी नहीं होगा। ठीक है, सीम्स लॉजिकल। तो जब आपने ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या, कुछ खाने के ज़रात जो है वो मौजूद हो जाते हैं। तो खाने के ज़रात मौजूद है, फिर आपने इसीलिए नाश्ता करने के बाद करना है ब्रश, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ता करने के बाद, नाश्ता करने से पहले नहीं। सेकंड ये कि कम से कम 3 मिनट्स तक ब्रश करने से, अक्सर लोग जो है वो जल्दी जल्दी ऑफिस को देर हो रही है यार, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ब्रश करके जो है वो चले जाते और हैं। ब्रश करने के स्ट्रोक्स भी ऐसे होते हैं ना? जी जी जी, स्ट्रोक ऊपर नीचे होने चाहिए, वो या स्ट्रोक्स पूरा? पे भी मैं आ रहा हूँ। हाँ। लेकिन ये कहते हैं कि कम से कम 3 मिनट्स तक ब्रश करने चाहिए। हर 3 महीने बाद टूथब्रश चेंज करना चाहिए। अक्सर और बेशतर लोगों को देखा गया है वो 6-6 महीने तक एक ही टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे होते हैं और रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं। रगड़ रगड़ के ब्रश नहीं करना है, अब ब्रश को बिल्कुल जेंटली करना है और मसूड़ों और दांतों के, ये मसूड़े हैं, ये दांत है, मसूड़ों और दांतों के बीच में ब्रश को रखना है, हल्का सा मसूड़ों की तरफ ही टेढ़ा करना है और सर्कुलर मोशन में स्लो स्लो उसको मसाज करना है। ठीक है ना, जेंटली ब्रश करना है, बहुत रगड़ रगड़ के ब्रश नहीं करना। रगड़ रगड़ के ब्रश करने से दांत और साफ़ नहीं होते, दांत और डैमेज होते हैं। उसका एनामल ही निकल जाएगा। जी, दांत के ऊपर की जो लेयर है एनामल, वही है वो मेन चीज़। बिल्कुल जो है घिस जाती है, हाँ। दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, इसीलिए गम्स जो ठंडा है करना वो अपनी पड़ता जगह है। छोड़ देते हैं। हाँ। मतलब बहुत हॉरिबल सिचुएशन होती है। ब्रश जो है उसका सही इस्तेमाल दांतों को मजबूत करता है, ब्रश का गलत इस्तेमाल दांतों को तबाह कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक और छोटी सी टिप मैं ये दूंगा कि ब्रश करने के बाद लोग अक्सर पानी से कुल्ली करने लग जाते हैं। हाँ, तो ब्रश करने के बाद पानी से कुल्ली नहीं करनी चाहिए। ब्रश करने के बाद आप स्पिट कर दें। जो नई टेक्निक है वो ये कहती है कि आप ब्रश करने के बाद स्पिट कर दें, थूक दें, पानी से कुल्ली ना करें। उसका फ़ायदा ये कि जब ब्रश करते हैं जो भी झाग वगैरह बन रहा होता है वो दांतों के ऊपर मौजूद रहता है काफ़ी टाइम के लिए। वो लेयर होती है एक तरह से। जी, एक तरह की जो लेयर है वो। प्रोटेक्शन वो जो है बरकरार रहती है कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद वेयर ऑफ हो जाती है। तो इसीलिए ब्रश करने के बाद जो है वो स्पिट करना चाहिए, कुल्ली नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कंटिन्यू करूँगा मैं इसी टिप्स को। फ्लॉस, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता फ्लॉस क्या होता है। फ्लॉस एक स्पेशल धागा होता है, ठीक है, जो कि दांत के बीच की सफाई करता है। ब्रश जो है 2 दांत के बीच में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। ठीक है। ठीक है। अब 2 दांत के बीच में अगर आप ब्रश नहीं करते तो आप 33% दांत साफ ही नहीं करते। अच्छा, जी, तो ये तो करना चाहिए हमें। फ्लॉस लाजमी करना। 1 दफ़ा फ्लॉस करें, 2 दफ़ा ब्रश करें। अब दिन फ्लॉस में? कैसे करना है ये आप देखें, डिफरेंट जो है वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब हैं,
आप वहाँ पे देखें कि फ्लॉस कैसे करना बहुत आसान है। लोग कहते हैं ख्वारी है, मुश्किल है, बहुत आसान है। एक दफ़ा प्रैक्टिस करने की नीड है। आप आईने के सामने करें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद आप इतने प्रो हो जाएंगे आप आईने के बगैर भी करेंगे फ्लॉस। एक दफ़ा फ्लॉसिंग कर अच्छा इसकी जो है ना वो सीक्वेंस भी होती है। पहले जो है वो फ्लॉस करना चाहिए, फिर ब्रश करना चाहिए, फिर आप जो है वो माउथ वॉश अगर है तो कुल्ली कर लें, और माउथ वॉश जो है माउथ वॉश से कुल्ली करने के बाद आपने 15 मिनट से लेकर आधा घंटा आपने कोई चीज़ खानी पीनी नहीं है ताकि उसका असर रहे। तो इसकी सीक्वेंस भी होती है। माउथ वॉश जो है वो कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, फिर एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि दांत तो सफाई करनी चाहिए, लेकिन ज़बान की भी आपने बात की थी। जी जी, मैं उसी पे आ रहा था। आपने जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो पॉइंट रेस किया है, ज़बान की सफाई। तो अक्सर व बेशतर पेशेंट जो है वो लोग आते हैं वो सिर्फ ब्रश को साफ़ करते हैं। तो ब्रश दांतों को, मसूड़ों को और ज़बान को भी साफ़ करना चाहिए। ज़बान को साफ़ करने का तरीका टंग स्क्रैपर आता है, अगर आप इजीली जो है वो डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनसे जो आप मंगवा सकते हैं या किसी सुपर स्टोर से आप ले सकते हैं। अगर टंग स्क्रैपर नहीं मिलता तो ब्रश के पीछे ही एक खुरदरा सा बना हुआ होता है एक एरिया रबड़ का, उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, कोई प्लेन टूथब्रशेस आते हैं, तो आप ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उससे जो है आप उसको जो टंग को क्लीन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन, हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो डॉक्टर साहब, इससे आप बात कर रहे थे डेंटिस्ट्री के हवाले से, तो सवाल ये बनता है, बड़ा हमने सुना है, बड़ा कॉमन सी चीज़ है, अकल दाढ़ यानी विजडम टीथ। तो क्या होती है ये, वाकई ऐसे कुछ होता है क्या? देखें, विजडम टूथ का अक्ल से कोई ताल्लुक है नहीं। विजडम टूथ उसको इसीलिए बोला जाता है कि वो जब देखें बाकी जो दांत आते हैं ना वो 6 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र में जो पक्के दांत हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, दूध के दांत वो 6 महीने से लेके 2.5 साल की उम्र में आते रहते हैं। पक्के दांत तो 6 साल से लेके 12 साल की उम्र में आ जाते हैं, मैक्सिमम 13 साल। अब जो विजडम टूथ होता है ना वो 18 साल की उम्र से लेके 22 साल 23 साल की उम्र तक वो आता है। ठीक है, यूजुअली 4 होते हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के। अच्छा, इसका ताल्लुक एज से? इसका ताल्लुक जो है एज से है, और दूसरा ये है कि इसको विजडम टूथ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस उम्र में आता है ना उस वक्त उस उम्र में बंदा थोड़ा मैच्योर हुआ होता है, बच्चा नहीं होता। यानी कितनी उम्र होगी, 36? नहीं, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि 18 साल की उम्र से लेके 23 साल की उम्र में विजडम टूथ आ जाता है, इरप्ट हो जाता है मुंह के अंदर। अच्छा, ठीक है, यार बाद में होता है वो, फिर डिपेंड करता है। हाँ, और जो बाकी दांत है तो पहले इरप्ट होते हैं। हाँ। तो इसीलिए उसको विजडम टूथ कहा जाता है कि ये उस उम्र में जो है इरप्ट होता है जिस उम्र में इंसान थोड़ा मैच्योर होता है, बड़ा हो जाता है, 18 साल का हुआ था। तो इसीलिए उसको विजडम टूथ कहा जाता है। अच्छा, एक और आपसे विजडम टूथ की जब टॉपिक निकला तो एक मज़े की आपको चीज़ बताता हूँ मैं। अक्सर व बेशतर हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हमारा विजडम टूथ जो है वो फंसा हुआ है, टेढ़ा आ रहा है और जो है प्रॉब्लम कर रहा है, कान में दर्द कर रहा है शदीद, और मैं खा नहीं सकता, उसके ऊपर मसूड़ा आया। इस तरह की बहुत कॉमन कंडीशंस जो हमारे पास आती हैं। ठीक है, इसकी जो मोस्ट कॉमन वजह है ना, विजडम टूथ को वैसे थर्ड मोलर भी कहा जाता है। थर्ड मोलर, तीसरा मोलर होता है ना, तीसरी दाढ़ होती है, वो भी यूजुअली जो है वो विजडम टूथ होती है। तो इसका जो ताल्लुक़ है वो मैं जो है आज से जो है काफ़ी हज़ार साल पहले चला जाऊँ कि जब इंसान जो है वो आजकल जिस तरीके से जंक फूड खाता है या ऐसा फूड खाता है जो कि जिसको ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता, जैसे राइस हो गए, जैसे पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर, ऐसा फूड जिसको इतनी ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती। अच्छा, पुराने ज़माने में मैं आज से अगर मैं हज़ारों साल पहले चला जाऊँ तो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग जो है कच्चा या जो है कम पका हुआ खाना खाते थे, या ऐसा खाना खाते थे जिनके अंदर च्यूइंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो तब के ज़मानों में क्या, तब के ज़माने के लोगों में क्या होता था कि जो जबड़ा होता था ना वो थोड़ा बड़ा होता था। तो जबड़ा बड़ा होता था तो तीनों दाढ़ें यूज़ होती थी। अच्छा, ये भी था, तीनों दाढ़ें यूज़ होती थी, अक्ल दाढ़ भी पूरी आती थी, जबड़े भी बड़े होते थे लोगों के, और जो है तीनों दाढ़ें यूज़ होती थी खाने पीने में। गोश्त ज़्यादा खाते थे तो गोश्त हाँ, तो बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, चबाना ज़्यादा होता था, उस तरह की चीज़ें खाते थे, बिल्कुल कच्ची। अच्छा, अब जो है हज़ारों साल 2022 चल रहा है, तो 2022 में जो है लोगों का जो डाइट है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है।
लिक्विड पे आ गए वो। हाँ वो अब आस्ते आस्ते यही हो रहा है। आप लिक्विड पे बच्चे हर चीज़ का देखें लिक्विड हो गया है। ऐसा ही है, सब्जी का भी लिक्विड निकाल लेते हैं, उसका भी जूस पी लेते हैं बना के। हर चीज़ देखें आर्टिफिशियल हो गई है ना। हाँ, तो इसीलिए जो है वो अक्लदार, जाहिर सी बात है, जब यानी आप ये even कह रहे हैं कि ये वर्किंग इनकी कम होती जा ये रही उनकी है। वर्किंग नहीं होती, फिजिकली हम वीक हो गए हैं, ये भी वीक हो गए जा रहे हैं, इनकी वर्किंग भी हमने कम कर इनकी दी। वर्किंग नहीं होती। जो जबड़े के साइज छोटे हो गए वक्त के साथ साथ, एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन तो हाँ, आपको पता होगा, ज़रूर। तो ये भी ह्यूमन एवोल्यूशन का हिस्सा है। और जबड़े के साइजेस छोटे हो गए हैं और जो है अकलदानें फंसने लग गई हैं। अच्छा, एक और मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ था आज से जो है अगर हम और आगे चले जाएं तो जो सेकंड मोलर है ना वो भी फंसने लग जाएगा। अच्छा, आगे जो आगे दूसरी दाढ़ है, यहाँ टाइम भी आ जाएगा। हाँ, ये क्योंकि टाइम जिस भी आ तरीके जाएगा। की डाइट चल रही है आजकल, अब पता नहीं आगे जाके जो है वो एक तो कम हो गई है और ऊपर लिक्विड हो गई है, ऐसा तो ही है। वैसे भी उनका काम कम होता जाएगा, तो ज़ाहिर है। ऐसा ही है। तो अक्लदाड़ जो है, देखिए अक्लदाड़ की जो है ना वो अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो उसके अंदर अक्सर अक्सर और बेशतर लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेट करते हैं। अगेन तो सेल्फ मेडिकेट करते हैं, पेन को दबा देते हैं, डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करते। तो अक्लदाड़ का जब भी इशू हो ना, आप डेंटिस्ट के पास विजिट करें, क्योंकि इसका जो पेन होता है नाकाबिले बर्दाश्त होता है, बहुत शदीद पेन होता है, कान तक जाता है, सर तक जाता है, इंसान बिल्कुल कोई चीज़ करने के काबिल नहीं होता, बहुत शूटिंग पेन होता है। बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अक्लदाड़ जो है वो उसको जो है अगर बहुत ज़्यादा पेन करता है तो उसको जो है इवेंचुअली रिमूव करवाना पड़ता है। इवेंचुअली पहले जो है हम कोशिश करते हैं रिमूव ना हो, डिफरेंट जो है तौर तरीके होते हैं जो हम पेशेंट को बताते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर बार बार रिपीटेड प्रॉब्लम होता है तो फिर अक्लदाड़ को रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, अक्लदाड़ जो है वो नॉर्मली भी रिमूव होती है, सर्जिकली भी रिमूव होती है। तो ज़्यादातर अगर फंसी हुई अक्लदाड़ है ना वो सर्जिकली रिमूव होती है। शायद उसके साथ में कोई और भी दांत होता होगा जो उसको रोक रहा होगा, या कोई हाँ गम ऐसा ही है। उसको तो इस तरह टेढ़ा आती है। हाँ, टेढ़ी के अंदर भी बहुत सारी किस्में आती हैं, यूँ टेढ़ा होता है, फिर यूँ टेढ़ा होता है, फिर स्ट्रेट होता है, फिर यूँ टेढ़ा होता है। तो उसके अंदर भी बहरहाल बहुत सारी किस्में होती हैं अक्लदाड़ों की। सही। अच्छा, ऑप्शंस हमारे पास जो रिप्लेसिंग हमारे जो टूथ चले गए, उनकी क्या रिप्लेसमेंट, बेस्ट रिप्लेशन क्या होगी? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर दांत किसी का हाँ, निकल जाए या जो कि तो हमारे कैविटी की वजह options से क्या क्या खराब हो available जाए, है? हाँ, तो उनको रिप्लेस करवाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी। देखिए, दांत रिप्लेस करने के यूजुअली दो ऑप्शंस होते हैं। मिसिंग दांत को रिप्लेस करने के लिए, मैं मिसिंग दांत को कहूँगा मिसिंग है सबसे, देखें सबसे जो अल्लाह में की बनाई हुई चीज़ है वो सबसे बेस्ट है। सही बात है। पूरी दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, डेंटिस्ट्री ने भी इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी जो अल्लाह मियाँ की दी हुई जो चीज़ है वैसी कोई चीज़ जो है, हाँ वो वैसी चीज़ ना आ सकती है कभी, ना कोई बना सकता है। क्या बात। ठीक है, तो नेचुरल दांत सबसे अच्छा होता है। कोशिश यही की जाए कि नेचुरल दांत को बचाया जाए। कैविटी अगर इतनी है कि दांत को बचाया जा सकता है तो रूट केनाल करके या कुछ भी करके एक्सवाइजी दांत को बचाया जाए। अगर दांत बचने के काबिल नहीं है और दांत निकल चुका है तो उसको रिप्लेस कैसे करवाएं? रिप्लेस करने के यूजुअली दो मेन ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 जो है वो है रिमूवेबल ऑप्शंस, निकालने लगाने वाले दांत। नंबर 2 है फिक्स्ड दांत। अच्छा, रिमूवेबल के अंदर भी दो आते हैं। एक एक्रेलिक डेंचर आता है जो कि एक्रेलिक से बना हुआ होता है। रिमूवेबल पार्शियल डेंचर होता है वो बेसिकली, या कंप्लीट डेंचर भी होता है जिसके दांत नहीं होते, वो 32 ही लगा सकते हैं, तो रिमूवेबल डेंचर होता है। और जो कि एक्रेलिक का बना होता है, क्लिप्स होती हैं उसके ऊपर। दूसरा जो रिमूवेबल में ऑप्शन है तो कास्ट पार्शियल डेंचर होता है। कास्ट पार्शियल डेंचर में जो है वो पहले जो है दांत का नाप लेके उसकी पूरी प्लानिंग होती है। उसके अंदर बेसिकली आम ज़बान में ये बताऊँ कि मेटल और एक्रेलिक का कॉम्बिनेशन होता है। वो मेटल का एलॉय होता है, वो कोबाल्ट क्रोमियम का यूजुअली, या निकल क्रोमियम का, तो जो है उसका एलॉय होता है और उसके ऊपर जो है सारा जो है वो एक्रेलिक से काम हुआ होता है। ये जो कि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है एक्रेलिक से। ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है फिक्स्ड के अंदर जो है वो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको जो है वो बता दिया है कि डेंटल इम्प्लांट। पूरी दुनिया में, हम अगर पाकिस्तान की बात नहीं करें, पूरी दुनिया की बात करें, तो पूरी दुनिया में मिसिंग दांत को रिप्लेस करवाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो कि नेचुरल दांतों के करीब है वो है डेंटल इम्प्लांट। गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है ये डेंटल इम्प्लांट जो है वो। उसकी ख़ास बात ये है कि हर इंसान ये चाहता है कि यार मेरा जो दांत हो नेचुरल लगे, नेचुरल फील हो, नेचुरल दिखे, नेचुरली जो हर चीज़ नेचुरल हो, कुदरत के करीब। तो डेंटल इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो है कंजर्वेटिव ऑप्शन भी होता है। दूसरा ऑप्शन जो आता है वो होता है ब्रिज का। मिसाल के तौर पे ये बीच में जो है दांत मौजूद नहीं है, तो क्या ब्रिज में क्या किया जाता है, एक दांत आगे से एक दांत पीछे से, इनको घिसाया जाता है थोड़ा सा नेचुरल दांतों को,
और इनकी रीसाइजिंग करके 3 यूनिट का 1 2 3 3 यूनिट का ब्रिज उसके ऊपर चिपका दिया जाता है सीमेंट के थ्रू। एक स्पेशल सीमेंट्स आते हैं तो उनके थ्रू चिपका दिया जाता है। तो ये जो है वो अनदर ऑप्शन है जो कि सालों से सदियों से चलता हुआ आ रहा है और ये भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि डेंटल इम्प्लांट इज़ सो फार द बेस्ट ऑप्शन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टूथ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो नहीं मानते ना, वो तो सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पर चॉकलेट वगैरह, ये सब चीज़ें दांतों को ख़राब करती है, तो इसके लिए क्या आप क्या कहेंगे? देखिए पेरेंट्स की जो है ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के ऊपर क्या ड्यूटी होनी चाहिए, उसके अंदर देखें सबसे पहले तो अक्सर व बेशतर लोग जो है जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को जो है वो दूध जो है उसके फीडर के अंदर दे के उनको सुला देते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान वाली बात है, क्योंकि दूध के अंदर एक नेचुरली अकरिंग शुगर होता है जिसको लैक्टोज कहा जाता है। लैक्टोज एक शुगर है जो कि दूध के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब जब जाहिर सी बात है जब बच्चा जो है वो लैक्टोज या शुगर दूध पी के सोएगा और ओवरनाइट जो है तकरीबन 6 से 8 घंटे तो सोते हैं, तो 6 से 8 घंटे में जो है बैक्टीरिया अपना काम कर देते हैं। वो जो है उसी शुगर को यूटिलाइज़ करके और उसके दांतों को कैविटी कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये ना करें आप जो है बच्चों को जो है वो बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप जो है उनको दूध पिला के और उनको जो है मखमल के कपड़े से या जो है बच्चों का जो है वो स्पेशल टूथब्रश आता है सिलिकॉन का, उससे जो है गम्स को अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर सुला दें और पूरी उनको जो है फिर दूध नहीं दें, ठीक है। सुबह उठ के उनको आप दूध देते हैं, बेशक कोई मसला नहीं है। तो ये जो बीमारी है ना इससे बहुत जल्दी कैविटी होती है, उनको नर्सिंग बोटल कैरीज कहा जाता है। नर्सिंग बोटल कैरीज बहुत जो है तेज़ी से फैलती है, दांतों में जो है कैविटी पेनफुल, ना बच्चा फीड कर सकता है ना हर वक्त रोता रहता है। तो बहरहाल जो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा ये कि देखें बच्चा जब पैदा होता है उसका जो पहला दांत यूजुअली आता है 6 महीने में। अब मैंने ये देखा हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो 2-2 ढाई साल तक बच्चों को ब्रश ही नहीं करवाते। तो मैं ये कहूँगा कि 6 महीने के अंदर जब पहला दांत आ जाए तब से ब्रशिंग स्टार्ट करवा दें। एक सिलिकॉन ब्रश आता है वो मदर अपनी फिंगर के अंदर पहनेगी और मसूड़ों को, ठीक है, और दांत को जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ कर देगी। तो जब जाहिर सी बात है बचपन से जब आदत होगी माँ अगर बच्चे को जो है वो क्लीन करवाएगी, फिर ज़ाहिर है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आगे। जी बच्चे की हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम का, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी रिगार्डिंग डेंटिस्ट्री। तो जैसे देखा आपने नाजरीन के डॉक्टर जमाल ने बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस की। मुझे अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम हम अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।